बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल न्यूमेरिकल्स के बाद आपके पास एक नया टॉपिक जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हमें समझनी है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सही। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये आपके पास लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में आ चुका है पास। तो पावर के साथ ही ये चिपका हुआ टॉपिक है, मैक्सिमम पावर आउटपुट। सही है। इसका यूज आप चैप्टर नंबर 15 में भी करेंगे। सही है, ये अभी से बता दूं, इसका यूज आप चैप्टर नंबर 15 में भी करेंगे। इसी वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। In electrical engineering, the maximum power transfer theorem states that to obtain maximum external power from source with a finite internal resistance, यानी यहाँ पे जो बात हो रही है पावर की, वो मैक्सिमम पावर को शिफ्ट कराने की बात हो रही है, ट्रांसफर कराने की बात हो रही है बैटरी से लोड की तरफ। यानी बैटरी के साथ अगर मैंने बल्ब लगाया है तो वो बैटरी बल्ब को कितनी पावर ट्रांसफर कर रही है, तो उसकी कितनी पावर मैक्सिमम हो सकती है उस बल्ब को ग्लो कराने के लिए। ओके, यानी वो उसकी हद तक जला दे, उस बल्ब को इतना रोशन कर दे। तो उसके लिए आपके पास दो चीजों का बहुत होना जरूरी है। एक तो वोल्टेज, ऑब्वियसली वोल्टेज के बगैर तो काम ही नहीं होगा, बैटरी लगाई इसी वजह से है। दूसरी है रेजिस्टेंस, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है और लोड का है। सही है। तो ये दो रेजिस्टेंस बहुत काम के हैं, इन्हीं के दरमियान ये आपके पास पावर आउटपुट घूमेगा, यानी इसको हम कहते हैं पावर थ्योरम। पावर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। The resistance of load must equal to the resistance of source as viewed from its output terminal. अगर मुझे पावर को ट्रांसफर करना है, सही है, मैक्सिमम पावर को, तो लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का तकरीबन इक्वल होना जरूरी है। सही है। जितना ज्यादा सिमिलर होंगे उतनी ही ज्यादा पावर ट्रांसफर हो सकेगी। ओके। So if the load resistance is less or greater than the source resistance, then power delivered to the load will be minimum. यानी अगर लोड रेजिस्टेंस का मतलब जो एक्सटर्नल आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और सोर्स रेजिस्टेंस मतलब बैटरी के अंदर लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, उन दोनों में फर्क हो जाए, यानी कि किसी भी तरह से या तो लोड रेजिस्टेंस बढ़ जाए और सोर्स कम हो जाए, या सोर्स रेजिस्टेंस ज्यादा हो और लोड कम हो जाए, दोनों ही सूरतों में पावर विल बी मिनिमम। बल्ब को वो पावर नहीं मिलेगी, बल्ब ज्यादा अच्छी तरीके से ग्लो नहीं करेगा। सही है। कभी आप प्रैक्टिस करके भी देख लेना कि आप जो लोड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़े अमाउंट की बैटरी के साथ एलईडी लगा दी है, वो उस बैटरी के साथ, जिस बैटरी के साथ आपके पास कार चलती, बहुत बड़ा लोड है, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर, उसके साथ आपने बिल्कुल माइनर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला लोड लगा दी, तो बैटरी से वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सही है। तो इतनी पावर उसकी तरफ जाएगी नहीं जो उसको क्या करा सके, ग्लो करा सके। तो आपको बंच ऑफ एलईडीज लगानी पड़ेगी, तब जाके ग्लो होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो सिंपल सा सर्किट होता है इसका, वही आपके पास एक बैटरी और एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसमें से करंट मूव कर रहा है। ओके। तो कंसीडर करिए इसी सर्किट को, द सर्किट इन विच करंट आई फ्लो थ्रू द लोड आर। सही है। लोड में से करंट गुजर रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे लूज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जब जब करंट पास होता है वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करता चला जाता है। सही है। तो बैटरी या तो आपके पास ऐसी हो कि वो अपनी पोटेंशियल को लूज ना करे। सही। बट जब चार्ज इसमें से फ्लो करता है तो वो पोटेंशियल लूज करने की वजह से क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कह सकते हो उम्र कम होती चली जाती है। एक वक्त आएगा वो उस अमाउंट की पावर नहीं दे पाएगा। so the loss of potential energy per second is known as power delivered to R by current I। सही है। तो चार्ज को अगर मैं एक बंदा कह देता हूँ, एक बंदा घर से खा पी के निकला लंबे सफर पे, और वो दो, यानी कि समझो फॉर एग्जांपल ऐसे कि बकरा ईद का सीजन था, तो घरों पे गोश्त बांटते हुए आप जा रहे हो दिन भर, तो इन दी एंड सुबह 12 बजे निकले थे, दोपहर में रात के 12 बजे घर पहुंच रहे हो सब जगह बांट के, तो आपकी एनर्जी अब वो नहीं थी जो पहले घर वाली थी। सही है। जो आप लास्ट घर में पहुंचे हो, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी फला फला जगह पे कम होती चली गई। सही है। वजह क्या थी? आपको टाइम लगा पाथ को कवर करने में, उस पाथ को कवर करते हुए आप वापस अपने घर लौटे, आपकी एनर्जी कम हो चुकी है, वो वाली नहीं है। हालांकि आपने कुछ रुक कर खाना भी खाया, कहीं पे आपने एनर्जी भी ली किसी भी तरह से। सही है।
तो वही बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है पाथ पे और उसके दरमियान में ये रेजिस्टेंस घर है मुख्तलिफ, वो रुक रहा है, सही है, रेजिस्टेंस को रोक रहा है। तो वो रेजिस्टेंस रोक रहा है तो उसकी क्या कम कर रहा है, एनर्जी कम कर रहा है। तो उस वो एनर्जी का कम होना इतना कम नहीं होता, हमें पता नहीं चलेगा, हमें इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा कि भागता हुआ इलेक्ट्रॉन नजर आया फिर आगे देखा भी चलते हुए जा रहा है, नहीं, वो बहुत माइनर सा कमी होती है, लेकिन वो माइनर सी कमी आपके पास सर्किट के अंदर कह सकते हो कि बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। ओके, तो मैंने इसको इस तरह से आपको समझा दिया पावर की एक मिसाल देकर। कॉन्सेप्ट बनाओ अपने माइंड में, उस चीज को अज्यूम करो मैं क्या बात कर रहा हूँ। जस्ट सपोज जो मैंने कंसीडर किया है, पावर का फॉर्मूला सबको याद है, पी आउट का मतलब मैं पावर आउटपुट की बात कर रहा हूँ। ओके, पावर का फॉर्मूला होता है आई वी, और अगर मैं सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस की बात करूं, वोल्टेज को नेगेट कर दूं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ओके बेटा, आई स्क्वायर आर। अब मुझे आई के बारे में ये पता है अकॉर्डिंग टू इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला, हमने सबसे पहले ये पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कि आई जो बराबर होता है वो ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको याद होगा, V इक्वल टू आई आर। तो V की जगह पे E पुट कर दिया, R की जगह पे R प्लस आर पुट कर दिया, यानी दो रेजिस्टेंस हो गए आपके पास। यहां तक की तो बात सही है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, बुक के अंदर कोई आपके पास कोई खातिर ख्वाह कोई डेरिवेशन नहीं दी हुई, तो आपको डेरिवेशन करनी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिनको सवालात होते सर ये डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बन गई, ये वाली, ये डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बन गई, ई स्क्वायर आर इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4RR, ये कैसे बन गया, सही है। तो इसकी पूरी डेरिवेशन है इसके पीछे, सही है। तो उस डेरिवेशन को यहाँ पे शो नहीं किया गया, आर को बराबर करने के आर के, सही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया गया है। तो आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं है तो प्लीज आप डेरिवेशन की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। डेरिवेशन मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है कि अगर कोई सवाल उठता है तो वो आप पिक्चर में देखकर उस डेरिवेशन को सिंप्लीफाई कर लें। ओके, तो बेसिकली इस डेरिवेशन में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया, सही है। इस इक्वेशन को मैंने एरो बना दिया है और सिंप्लीफाइड डिफरेंशिएट करके किया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल की गई है। ओके, फिलहाल आपने जो इक्वेशन यूज करनी है, जो बुक में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है वो यूज करिएगा। इसी वजह से मैंने इसको अलग से हैंड रिटन में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन आप बस ये जो मैं टाइप किया हुआ है ना वो हिस्सा आपने पढ़ना है। ओके, तो वेयर आर इज इक्वल टू आर, द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पी आउट इज मिनिमम, सो द पी आउट इज मैक्सिमम, सही। अगर आपके पास आर की वैल्यू बराबर हो जाती है आर से, जो कि हमने इस डेरिवेशन में देखा सिंप्लीफाई करके, तो जो डिनोमिनेटर है आपके पास, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू पी आउट में, वो मिनिमम हो जाएगी। तो हमें पता है डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी छोटी होती है न्यूमिनेटर से, आंसर उतना ही बड़ा आता है। तो पी आउट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता होगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होती रहेगी। Here, this can be concluded that maximum power is delivered to the load R when the internal resistance of source of EMF is equal to the load resistance, also called maximum power transfer. तो इस इक्वेशन से मुझे पता चला कि जो पावर है वो मैक्सिमम डिलीवर हो रही है लोड पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। जिसका मतलब है कि आपके पास जो ईएमएफ है वो बराबर है लोड रेजिस्टेंस के, ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, सही है। So the value of maximum power output is this. तो अब जो आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे तो EMF स्क्वायर ओवर 4R या फिर EMF स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल r, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वजह यह है कि R and R आर इक्वल नाउ ड्यू टू पर्टिकुलर कंडीशन। तो इस पॉइंट पे आपके पास पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, बस इस पॉइंट पे, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे नहीं होगी। ओके, एक और नया टॉपिक, थर्मोकपल। थर्म मतलब आपके पास हीट होती है, कपल मींस कोई ऐसी चीज यहाँ यूज हो रही है जो एक साथ जोड़ी में इस्तेमाल हो रही है। ठीक, जैसे आपने कपल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, सही है। कपल फोर्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं।
What is thermocouple? So the thermocouple is an electrical device consisting of two dissimilar electrical conductors forming an electrical junction. ऐसी डिवाइस जो दो अलग अलग तरह के इफेक्ट रखने वाली, अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज रखने वाले मेटल से बना हुआ जंक्शन है. ओके, तो the thermocouple produces temperature dependent voltage as a result of thermoelectric effect, and this voltage can be interpreted to measure temperature. यानी जब मैं उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो वहां पे वोल्टेज का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है और जो कॉज होता है आपके पास करंट को फ्लो कराने का, जिसकी वजह से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एक टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है. ओके, एंड दिस प्रिंसिपल इज वर्किंग ऑन सीबैक इफेक्ट. ओके, इन सबका जो निचोड़ है वो सीबैक इफेक्ट है. अगर मैं आपसे सवाल करूं ऑन विच प्रिंसिपल थर्मोकपल इज यूज्ड और परफॉर्म, तो आप बताएंगे इट इज सीबैक इफेक्ट. ओके, सीबैक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है. तो थर्मोकपल आपको इस तरह से नजर आता है, एक डिवाइस है जिसको मैं हीट अप कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे फ्लेम आ रही है तो आपके पास करंट मेजर हो रहा है गैल्वेनोमीटर में. ठीक है, निडल हिलने का मतलब करंट फ्लो कर रहा है. तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल क्या है? इन 1821 एक सीबैक थे, साइंटिस्ट टीजे सीबैक, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो ईएमएफ आपके पास क्या होता है, जनरेट होना शुरू हो जाता है, या आपके पास डिफरेंट मेटल की जंक्शन पे ईएमएफ जनरेट होता है. ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है. इसको मजीद इन्होंने पढ़ने के बाद दो थ्योरीज को मिलाया. एक थी आपके पास थॉमसन और दूसरी थी पेल्टियर. सही है, पेल्टियर, और दोनों इफेक्ट्स के नाम से मशहूर थे. तो थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट. Thomson observed that existence of EMF due to the contact of two dissimilar metals at the junction temperature. Okay? यानी थॉमसन ने कहा कि यहाँ पे जब भी आप दो मेटल्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे, वेल्ड कर देंगे, उनके दरमियान, क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग लेवल पे हैं एनर्जी के, तो वो एक दूसरे के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे. ओके, और पेल्टियर ने डिस्कवर किया था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग कंडक्टर इन अ सर्किट जनरेटेड एन ईएमएफ. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है टेम्परेचर का चेंज. यानी अगर कोई मेटल रखा है वो पूरी तरीके से एक टेम्परेचर पे नहीं है, या आपके पास हर उसके सेक्शन पे टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट. सही है, ग्रेडियंट क्या होता है? जहां पे टेम्परेचर का हर थोड़ी देर के बाद चेंज आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में ईएमएफ जनरेट हो जाता है. तो बेटा थॉमसन इफेक्ट इज नॉर्मली मच स्मॉलर देन द पेल्टियर इफेक्ट. तो थॉमसन इफेक्ट एक माइनर सा इफेक्ट है जो जज नहीं किया जा सकता, बट पेल्टियर इफेक्ट एक बहुत बड़ा इफेक्ट है. सही है, तो ग्रेडियंट मालूम करने की वजह ही यही है. ओके, जरा इधर से गौर करिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी सीबैक इफेक्ट या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की. आप पॉइंट्स में इसको नोट कर लें. सही है, मैं बताऊंगा. तो हो क्या रहा होता है जब इसको हीटअप किया जाता है? बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. पहले बड़ा अफसुर्दा था, अब बड़ा खुश हो गया क्योंकि गर्मी से ठंडक में आ रहा है. तो इलेक्ट्रॉन जब हीटअप होता है तो उसके अंदर आती है एनर्जी, और एनर्जी आने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है और कोशिश करता है कि वो अपनी एनर्जी कहीं लूज करे. और हमें एक और बात पता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी जगह का तो वो हीट ठंडी तरफ फ्लो करती है. तो ये मेटल है, मेटल का एक तरफ ठंडा है एक तरफ गर्म है. राइट, जब ठंडे जगह से आपके पास हीट फ्लो करना शुरू होगी, गर्म तरफ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी ठंडी की तरफ, ओके, कोल्ड की तरफ, तो बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करना शुरू कर देंगे. सही है, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करना शुरू कर देंगे, और दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज द फ्लो ऑफ करंट. हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट भी फ्लो होता है. ये पुरानी बात है, ऐसे ही है ना भाई, आपको पता है ये वाली बात. तो इस पिक्चर को दिखाने की वजह ही यही थी.
अब जरा उन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पहला पॉइंट, सीबेक इफेक्ट इज बेसिकली शोज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है, तो सीबेक इफेक्ट आपके पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान क्या बताता है, रिलेशन बताता है। When we join two different metals and make junction, heat any one of the junction to raise the temperature to create temperature difference. Okay, यानी मैं अगर जंक्शन बनाऊं और किसी भी एक पॉइंट को जंक्शन के टेम्परेचर उसका बढ़ा दूं तो ये वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस बन जाएगा। एक साइड गर्म हो जाएगी, एक साइड ठंडी हो जाएगी। इट फॉर्म्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, और इस वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब करंट फ्लो होगा वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा गैल्वेनोमीटर से। ओके, और जिसकी वजह से आप बासानी क्या मेजर कर लेंगे, टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। इस बात को आप लिख लीजिए अपने पास, सेव कर लीजिए। अब ये डायग्राम मैंने दोबारा से यहाँ पे क्यों रखी है, ताकि आपको अब समझाने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने इस मीटर के अंदर कैपिटल जी लिखा है, विच मीन्स गैल्वेनोमीटर। ओके, जब आप यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो एक जो हाँ जहाँ पे हीट अप कर रहे हो आप जंक्शन को, वो जंक्शन हॉट जंक्शन कहलाता है। ओके, और दूसरा ऑटोमेटिकली कोल्ड जंक्शन बन जाएगा। सही है, तो ये वाला हीटेड है और दूसरा वाला कोल्ड जंक्शन है। तो इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं। सही है, वी या ई से डिनोट कर सकते हो। और इसकी वजह से आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और करंट फ्लो करने की वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर मूव कर रहा है। सो दीज जंक्शंस आर नोन एज थर्मोकपल। ओके, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन सीबेक इफेक्ट शोन इन द सर्किट बिलो। तो सीबेक इफेक्ट बेसिकली थर्मोकपल का कॉज है। थर्मोकपल अगर समझ में आ गया तो सीबैक भी आना चाहिए, और सीबैक आ गया तो थर्मोकपल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके, वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ बाय टेम्परेचर। अब ये बुक की डायग्राम है, मैंने इसको यहाँ पे पिक किया है एक और तरीका समझाने का कि जंक्शन में डिफरेंस कैसे लाया जाए। तो जंक्शन में डिफरेंस आप खुद भी ला सकते हैं, यानी जंक्शन को या आप एक सर्किट को एक तरफ हीटेड करें, एक तरफ क्या करें, कूल डाउन करें, तो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सही है, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे मैंने थर्मोकपल जनरेट कर लिया। सही, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ग्राफ बनाना बहुत आसान है। ओके, तो ग्राफ को समझ लीजिए पहले। सी का मतलब है कोल्ड, और आपके पास ये जो आपके पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हॉट की तरफ जा रहा है। सही है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये जो पीक आ रही है उस पीक को समझना है, पहले देख लीजिए। एज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इज इंक्रीज, मैं अगर इंक्रीज कर दूं टेम्परेचर को, फ्लेम जला दूं, ओके, द थर्मो ईएमएफ स्टार्ट डिक्रीजिंग, ईएमएफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। याद रखो, जब भी आप जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक तरफ का, तो आपके पास जो ईएमएफ है, वोल्टेज है, वो डिक्रीज होना शुरू होगा। The particular temperature at which the thermo EMF becomes zero is called temperature inversion. अगर मैं हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ऐसा वक्त आएगा कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब दोनों मेटल्स का टेम्परेचर तकरीबन सेम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। इंपॉर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ये वाली डायग्राम ना भी बनाए तो ग्राफ बनाना जरूरी है। The graph shows the variation of thermo EMF with the temperature of hot junction with cold junction. तो ग्राफ आपके पास बेसिकली शो कर रहा है क्या, सिर्फ वेरिएशन, कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा था, सही है, तो आपके पास ईएमएफ बढ़ रहा था। सही है, तो जैसे ही मजीद टेम्परेचर बढ़ाया आपके पास ईएमएफ कम होना शुरू हो गया। सही, तो ये पीक दिखा रही है कि एक वक्त तक टेम्परेचर बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ेगा। अगेन जब ज्यादा हो जाएगा, उसकी हद क्रॉस कर जाएगी, उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद ईएमएफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
यानी किसी n पॉइंट पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा आप कौन सा मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, वो कितना टेम्परेचर, उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, उस पर डिपेंडेंट आप थर्मोकपल डिजाइन कर सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपका, उसको फटाफट पढ़ते हैं, इसके बाद हम उसको वाइंड अप करते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ऐसा डिटेक्टर, ऐसा थर्मोमीटर जो रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर को नोट करता है। क्या है ये? An instrument used to measure change in temperature by its effect on electrical resistance of a platinum or other metal wire. सही है? Resistance thermometer work by changing resistance with a change in temperature in a repeatable manner. यानी कि हर नॉर्मली जो थर्मोमीटर नोट करते हैं ना, उसी की तरह ये भी आपके पास बार बार नोट कर सकता है टेम्परेचर को। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आर मेड ऑफ फॉर लेंथ प्लेटिनियम। लेंथ का मतलब ये है कि इसको इतना बारीक रखा जाता है कि इसकी अगर एक्सपेंशन हो तो सिर्फ लेंथ वाइज हो। जैसे कि मरकरी को बहुत ज्यादा बारीक सी कैपिलरी में रखा जाता है, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपेंड करना शुरू करती है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपके घरों में होते हैं। या फिर जो रेड कलर के थर्मोमीटर होते हैं जिसके अंदर रेड फ्लूइड होता है, अल्कोहल वाले, सही है, तो वो अल्कोहल वाले लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हीटअप होता है वो उनका टेम्परेचर बढ़ने पे उनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो लेंथ बढ़ने की वजह ये है कि आपके पास सिर्फ लेंथ वाइज एक्सपेंशन है और कुछ नहीं, सही है, क्योंकि उनको मैंने रखा है इतनी पतली जगह पे। अगर मेटल की बात करोगे तो मेटल को फिर आप इतना बारीक काटें कि वो एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक ना करे, सिर्फ लेंथ वाइज एक्सपेंशन करे। ओके, तो यहाँ पे लेंथ प्लेटिनियम कहने का मतलब यही था, सही है। That is either wrapped around a ceramic or glass core or has been deposited into ceramic base. तो ये कह रहे हैं या तो उसको रैप कर दिया जाता है किसी सिरेमिक से, ओके, या फिर गिलास से, ओके, या फिर उसको सिरेमिक के बेस के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है। डिपॉजिट का मतलब उसकी कोटिंग कर दी जाती है। स्टैंडर्ड रेंज ऑफ आरटीडी इज फ्रॉम -185 डिग्री टू 630 डिग्री सेंटीग्रेड। आप टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, -185 डिग्री तक जा रहा है और +630 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये थर्मोमीटर इतना कारगर है कि वो उतना हाई और उतना लो टेम्परेचर मालूम कर सकता है बासानी। तो दिखने में ये थर्मोमीटर कुछ इस तरह का होता है। तो एक हिस्सा आप इसका रखते हैं कहाँ पे? हीट करने के लिए, सही है, यहाँ से हीट होता है। उसके बाद जब करंट, जिसमें जब डिफरेंस आता है तो करंट की फ्लो की वजह से इसमें रेजिस्टेंस शो होती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस शो होगी आप कहेंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर है। वजह क्या है? हमें ये सबको पता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो इनके डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से जितना टेम्परेचर उतना रेजिस्टेंस। तो हम नॉर्मली जो यूज करते हैं इसके अंदर मेटल, वो प्लेटिनियम है। उनके उसके बारे में उसकी ये है कि उसकी रेंज ज्यादा है, देर से पिघलता है, सही है। टाइटेनियम भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। बट आप कोई भी मेटल इस्तेमाल कर सकते हो अगर स्मॉल रेंज के लिए चाहिए, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई ये कितने टेम्परेचर पे कितना डिग्री राइज करता है, सही है, कितना एक्सपेंड करता है या कितना उसमें टेम्परेचर करंट फ्लो करता है। ओके, तो ये आपके पास था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी। यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वरना मैं आज क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।